न शोर न हंगामा, बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया और सबसे पहले एक नजर आज के टॉप 4 पर। अडानी ग्रुप से जुड़े खुलासे पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हुआ। वहीं इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा कि मौजूदा हालात में अडानी ग्रुप के लिए फंड जुटाना मुश्किल हो सकता है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। शारदा समूह घोटाला मामले में ईडी ने पी चिदम्बरम की पत्नी नलिनी चिदम्बरम की 6 करोड़ की चल अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर दिया है। और जम्मू कश्मीर में कुलगाम से सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। केरल के कुन्नूर जिले में सड़क पर दौड़ रही एक कार में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त कार में सवार व्यक्ति अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में कार में आग लग गई और उसका अगला हिस्सा तेज लपटों से घिर गया। कार को जलता देख उसमें सवार लोग मदद के लिए चीखने लगे। जिस वक्त कार में आग लगी उस वक्त कार में 6 लोग सवार थे, जिनमें 4 लोग वक्त रहते बाहर निकल गए, लेकिन कार चला रहा शख्स और उसकी गर्भवती पत्नी कार से नहीं निकल पाए और आग की चपेट में आने से दोनों ने कार में ही दम तोड़ दिया। हादसे के वक्त सड़क पर काफी लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने मदद करने की कोशिश भी की, लेकिन पति पत्नी को नहीं बचा पाए। घटना के कुछ ही मिनट बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पति पत्नी और महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। और चलती कार में आग लगने की घटना कोई नई नहीं है और ना ही पहली बार ऐसे हादसे में किसी की जान गई है। बीते कुछ वर्षों में चलती कार में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी एक तस्वीर दिल्ली के पास नोएडा एक्सप्रेसवे पर दिखी। नोएडा एक्सप्रेसवे से सटी सर्विस रोड पर चल रही एक मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराते ही आग के गोले में तब्दील हो गई। आग इतनी भीषण थी कि कार में बैठे व्यक्ति को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया और जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचकर आग पर काबू पाते, तब तक कार में सवार की झुलसकर मौत हो गई। इनकी गाड़ी आई और डिवाइडर पर चढ़ गई और एक पेड़ से टकरा गई, जिससे गाड़ी में आग लगी। मौके पे ही इनकी मृत्यु हो गई। नोएडा में ही महामाया फ्लाईओवर के पास बीच सड़क पर एक कार चलते चलते अग्निकुंड में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि कार चालक वक्त रहते बाहर निकल गया और उसकी जान बच गई। बाद में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, हालांकि तब तक पूरी कार जलकर राख हो चुकी थी। चलती कार में आग लगने की घटना मुंबई के मुलुंड में हुई, जहां एक टैक्सी देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गई। अच्छी बात ये रही कि कार में सवार यात्री और ड्राइवर समय रहते बाहर निकल गए और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चलती कार में आग लगने की बढ़ती घटनाओं से लोगों में डर बढ़ता जा रहा है। सस्ती हो या महंगी, छोटी हो या बड़ी, कोई भी कार बीच सड़क पर अचानक ही आग का गोला बन जा रही है। कार में आग की घटनाएं देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बढ़ी हैं, जिसका जीता जागता सबूत अमेरिका के लास वेगस की सड़क पर धू धू कर जलती ये कार है। बताया गया कि ड्राइवर ने कार पर नियंत्रण खो दिया और डिवाइडर पर मौजूद एक पेड़ को टक्कर मार दी। टक्कर होते ही कार के अगले हिस्से में आग लग गई, जबकि कार ड्राइवर चोट की वजह से बेहोश हो गया। कार में आग देख वहां खड़ा एक पुलिसकर्मी और एक व्यक्ति तेजी से वहां पहुंचा और कार में बेहोश पड़े ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला। इसी बीच पुलिस की एक गाड़ी वहां पहुंची, जिसमें बिठाकर ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया, जबकि एक पुलिसकर्मी ने फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से कार में लगी आग पर काबू पाया। अब इन तमाम हादसों के बाद हर किसी के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर चलती गाड़ी में आग क्यों और कैसे लग जाती है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गाड़ियों में आग लगने की वजह क्या हो सकती है। कारों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह है शॉर्ट सर्किट, यानी कि गाड़ी की वायरिंग में खुले तारों के आपस में चिपकने की वजह से लगने वाली आग। शॉर्ट सर्किट की आशंका तब और बढ़ जाती है जब गाड़ी में ओवर हीटिंग की शिकायत होती है, क्योंकि ओवर हीटिंग की वजह से तारों के ऊपर लगी प्लास्टिक की परत पिघल जाती है, जिसकी वजह से तारों में स्पार्क होता है और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। अगर कार में सर्टिफाइड सीएनजी या एलपीजी किट नहीं लगी है तो भी उसमें आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। गाड़ी में बाहर से म्यूजिक सिस्टम, हेलोजन और एलईडी लाइट्स जैसी एक्सेसरीज की वजह से बैटरी पर लोड बढ़ जाता है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट का भी खतरा बढ़ जाता है। गाड़ी में शराब और सिगरेट पीना भी मौत को दावत देने से कम नहीं, क्योंकि शराब में अल्कोहल होता है और एक छोटी सी चिंगारी शराब के जरिए पूरी कार को आग का गोला बना सकती है।
गाड़ी में इस्तेमाल होने वाले परफ्यूम्स और स्प्रे भी आग को भड़काने में मदद करते हैं, क्योंकि उनमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। तो ये वो वजह है जो चलती कार को आग का गोला बना सकती हैं। लेकिन अगर आप समझदारी और सावधानी बरतेंगे तो ऐसे खतरों से बचे रहेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपकी गाड़ी की सही समय पर सर्विसिंग होती रहे और सारी वायरिंग चेक होती रहे। साथ ही कार की बैटरी की समय समय पर जांच करवाते रहिए और हीटिंग की समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। कार में ज्यादा एक्सेसरीज ना लगवाएं, क्योंकि इसके लिए कार की वायरिंग में बदलाव करने पड़ते हैं, जिनसे शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। सीएनजी या एलपीजी किट में लीकेज हो तो बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और उसे तत्काल सही करवाएं। सस्ते के चक्कर में खराब क्वालिटी की सीएनजी या एलपीजी किट ना लगवाएं और मान्यता प्राप्त वर्कशॉप से ही सीएनजी या एलपीजी किट लगवाएं। कार में हमेशा आग बुझाने वाला यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर रखें। आग लगने पर अक्सर कार के दरवाजे जाम हो जाते हैं, तो ऐसे में शीशे तोड़ने के लिए छोटा हथौड़ा भी रखना चाहिए। हालांकि कई गाड़ियों की सीट में लगे हेडरेस्ट में नुकीली रॉड लगी होती है, उसका इस्तेमाल भी शीशे तोड़ने के लिए किया जा सकता है। आजकल कई कंपनियां गाड़ियों पर फायर रेजिस्टेंट पेंट का इस्तेमाल भी कर रही हैं। ये पेंट आग लगने की स्थिति में उसे फैलने नहीं देता है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक कार के नीचे फंस गई, लेकिन बेखौफ ड्राइवर अपनी कार को दौड़ाता रहा। ऐसा गुरुग्राम के सेक्टर 62 में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर हुआ। रोहित और ऋतिक बाइक पर सवार होकर अपने गांव रिठौड़ जा रहे थे। तभी नशे में धुत कार ड्राइवर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार दूर जा गिरे, जबकि बाइक गाड़ी के बम्पर में फंस गई, जिसके बाद कार चालक ने बाइक को करीब 4 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर रगड़ते हुए बाइक से चिंगारियां निकलती रही। कार के पीछे चलने वाले एक शख्स ने हादसे का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया। काफी दूर जाने के बाद बाइक जब एक गड्ढे में फंस गई तो कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बाइक तो बरामद कर ली, लेकिन अब तक ना तो कार को जब्त कर पाई है और ना ही कार चालक को गिरफ्तार कर पाई है। सेक्टर 65 थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। और मुंबई में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में आतंकी हमले की धमकी मिली है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को धमकी भरा मेल मिला, जिसमें कहा गया कि मुंबई में आतंकी हमला होने वाला है। मेल करने वाले ने खुद को तालिबानी बताया, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसीज जांच में जुट गई हैं। अमृतसर में बीएसएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम की। देर रात ड्रोन की आवाज सुनने के बाद जवानों ने हवा में फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन को एक खेत से बरामद किया गया। टेरर फंडिंग मामले में एसआईए ने श्रीनगर में कई जगह छापेमारी की। खुफिया इनपुट मिलने के बाद स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकी ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बैन करने के फैसले को लेकर केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। आर्थिक और आतंकी संकट से गुजर रहे पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरता का एक और घिनौना नजारा मिला। पाकिस्तान के कराची शहर में कुछ इस्लामी कट्टरपंथी एक मस्जिद की मीनारों को सरेआम तोड़ते नजर आए, जबकि पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक तोड़फोड़ करने वाले लोग तहरीके लबैक पाकिस्तान के सदस्य थे और जिस मस्जिद की मीनारों को तोड़ा गया वो एक अहमदी मस्जिद है। हथौड़े से अहमदी मस्जिद की मीनारों की तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुआ ही, एक बार फिर ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में कट्टरपंथी किस तरह ताकतवर होते जा रहे हैं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने वाला कोई नहीं। दरअसल अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान का एक अल्पसंख्यक समाज है। पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिमों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। बहुत से अहमदिया मुसलमानों को ईश निंदा के झूठे आरोपों में मौत की सजा भी दी जा चुकी है, जबकि वहां का धार्मिक संगठन टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान खास तौर पर अहमदिया मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता रहता है। हाल ही में टीएलपी के एक मौलवी ने अपने लोगों को अहमदिया समुदाय की गर्भवती महिलाओं पर हमला करने का निर्देश दिया था। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। इस सीसीटीवी फुटेज में आत्मघाती हमलावर पुलिस की वर्दी में दिखाई दिया। यही नहीं, वो एक पुलिस वाले से हाथ मिलाता हुआ भी नजर आया।
100 लोगों की मौत के कसूरवार आतंकी ने सबसे पहले पुलिस लाइन के बाहर अपनी बाइक पार्क की और हेलमेट उतारकर तेज कदमों से अंदर जाने लगा। पुलिस की वर्दी और शॉल ओढ़े ये आतंकी कुछ मीटर ही चला था कि पीछे से एक पुलिस वाले ने उसे आवाज दी और सड़क किनारे खड़ी बाइक को लेकर जाने के लिए कहा, जिसके बाद आतंकी वापस मुड़ा। उसने पुलिस वाले से हाथ भी मिलाया और वो अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब किक मारने पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई तो आतंकी उसे धकेलकर पुलिस लाइन के अंदर ले गया। इसके बाद एक दूसरे सीसीटीवी में आतंकी पुलिस लाइन की पार्किंग में नजर आया, जहां उसने अपनी बाइक खड़ी की, शॉल और हेलमेट उतारी, कैप पहनी और फुटपाथ के रास्ते मस्जिद की ओर चला गया। पेशावर धमाके से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या इस आत्मघाती हमले में पुलिस लाइन के अंदर मौजूद किसी सुरक्षा कर्मी का भी हाथ था, क्योंकि फुटेज में साफ दिखा कि आतंकी बिना किसी चेकिंग के आराम से अंदर आ गया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा के आईजी मुअज्जम अंसारी ने कहा कि चूंकि आतंकी पुलिस की वर्दी में था इसीलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस बात से भी पूरी तरह इनकार नहीं किया कि इस हमले में पुलिस लाइन के अंदर का कोई शख्स भी शामिल हो सकता है। तो अगर अंदर का कोई शामिल हुआ तो वो भी यकीनन जो कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। और इस वक्त मैंने जैसे पहले भी कहा था कि इट्स अ लिटिल प्रीमेच्योर, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बहुत जंगी बुनियादों पे कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के आईजी मुअज्जम अंसारी ने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए लोगों की वजह से पिछले कुछ महीनों में आतंकी वारदातों में इजाफा हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान की जेलों से लोग आजाद हुए, मिलिटेंट्स आजाद हुए, इसमें कोई शक नहीं है। पेनिट्रेट होने के बाद पाकिस्तान में आए और आने के बाद whatever they were doing in Afghanistan, they started doing in Pakistan for the simple reason that this is the way of life for them. उनके पास और कोई काम नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस चीफ ने बताया कि अफगानिस्तान से आए आतंकियों को स्थानीय अपराधियों और बेरोजगार युवाओं का साथ मिला, जिसके बाद वो और ज्यादा ताकतवर हो गए। पाकिस्तान की सरकार और सुरक्षा बलों ने अफगान तालिबान को पेशावर हमले के लिए कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इससे नाराज हो गई और उसने पाकिस्तान की सरकार को ही नसीहत दे डाली। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर मुताकी ने पाकिस्तान से कहा कि वो आतंकी वारदातों के लिए पड़ोसी देश अफगानिस्तान को दोष देने की बजाय पेशावर हमले की जांच करे। उन्होंने कहा कि अगर अफगानिस्तान आतंकवाद का केंद्र होता तो वो चीन, मध्य एशिया और ईरान में चला जाता। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक वैश्विक आतंकवादी समूह TTP लंबे समय से पाकिस्तान में घातक आतंकवादी हमले कर रहा है और इसके लिए अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। उधर पेशावर ब्लास्ट के विरोध में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर प्रेस क्लब के सामने नारे लगाए। पुलिस अधिकारियों ने बढ़ते आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इतिहास में ये पहली बार है कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया है। रूस और भारत अच्छे दोस्त हैं और ये दोस्ती किसी तीसरे देश के दखल से कमजोर नहीं होगी, क्योंकि रूस ने एक बार फिर अपनी दोस्ती का सबूत दिया है और UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का पुरजोर समर्थन किया है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने दिल्ली में हुई एक बैठक में UNSC में भारत की दावेदारी का खुलकर समर्थन किया। और इस वक्त सीधा रुख करते हैं प्रधानमंत्री मोदी का, जो एक संबोधन दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, उत्तराखंड के CM पुष्कर धामी इस वक्त बोल रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, उनका रुख करते हैं। हमारे जी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पूरे एडिटर आदरणीय रमेश जी, हमारे ब्रिगेडियर बहल साहब, हमारे सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर जी, हमारे प्रवक्ता श्री विपिन जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी आज के कार्यक्रम में जिनको सम्मानित करके हम सभी लोग सम्मानित होने वाले हैं, ऐसे हमारे सभी वीर सैनिकों के सभी परिजन, जी न्यूज के सभी हमारे छायाकार बंधु, सभी रिपोर्टर, सभी प्रभारी और सेना एवं स्कूलों से आए हुए हमारे सभी अधिकारीगण, सभी सैनिकगण, सभी
छात्र एवं छात्राएं, मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे सैनिकगण, पूर्व सैनिकगण, मैं आप सभी वीर सैनिकों को इस मंच से नमन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं और जी न्यूज़ को एक बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि वीरभूमि और देवभूमि उत्तराखंड में एक शानदार कार्यक्रम एक शाम शहीदों के नाम आपके द्वारा आयोजित किया गया। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ओतप्रोत हमारे वीर सैनिकों ने हमेशा देश की आन बान और शान के लिए, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमेशा हर मोर्चे पर अपने सर्वस्व को देने का काम किया है। अपना संपूर्ण पराक्रम, संपूर्ण शौर्य देश को समर्पित किया है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने आज़ादी के बाद जितने भी संघर्ष हुए, उन संघर्षों को हम याद करें। देश आज़ादी के बाद चाहे कव्वालियों के वेश में पाकिस्तानी सेना का प्रवेश हो, चाहे 1962 का युद्ध हो भारत चाइना का, चाहे 1965 की पाकिस्तान की लड़ाई हो, या 1971 की बांग्लादेश का संघर्ष हो, या सियाचिन पर चलने वाला ऑपरेशन मेघदूत हो, या शांति सेना के द्वारा श्रीलंका में किया गया एक ऐसा काम जो दूसरे देश की धरती पर जाकर आतंकवादियों से लोहा लेने का काम हो, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, या अभी हम कुछ दिनों पहले की तवांग की घटना हो या गलवान की घटना हो, सारे के सारे संघर्षों में भारत की सेना ने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय दिया है और अपने शौर्य और पराक्रम से हमेशा दुश्मन के छक्के छुड़ाने का काम किया है। देवभूमि उत्तराखंड ने भी अनेक वीर सैनिक इस देश को दिए हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और वीरता से संपूर्ण विश्व को यह दिखला दिया कि जहां भारत की धरती शांति का उपदेश देने वाली हमारी पुण्य भूमि है और समय आने पर अपने शौर्य और पराक्रम से शांति के साथ साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का भी साहस करती है, मुंहतोड़ जवाब देने की भी शक्ति रखती है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व में भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से पूरा विश्व आज परिचित हुआ है, पूरा विश्व परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि अब कोई भी दुश्मन हमारी ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे हुए सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए कोई ऑर्डर नहीं लेना पड़ता है, कुछ पूछना नहीं पड़ता है। एक कालखंड वह भी था कि जब देश की सीमा पर देश की रक्षा करते हुए हमारे देश के वीर जवान वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, उनकी शहादत हो जाती थी, अपनी जान वो खो देते थे, लेकिन सेना को आदेश नहीं मिलता था कि गोली का जवाब कैसे देना है। गोली का जवाब देने के लिए पूछना पड़ता था। यूनिट से बात ब्रिगेड तक जाती थी। बहल साहब बैठे हैं, थोड़ा बहुत मैं भी जितना सेना के साथ मेरा बचपन बीता है इतना मैं जानता हूँ। ब्रिगेड में जाती थी, ब्रिगेड से डिप में जाती थी, डिप से कमान में जाती थी, कमान से
मंत्रालय तक जाती थी, लेकिन फैसला नहीं होता था, महीनों गुजर जाते थे। भाइयों बहनों, देश में मोदी जी की सरकार बनने के बाद अब किसी से पूछना नहीं पड़ता है, गोली आती है तो गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं हमारे देश के रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयत्नों का परिणाम है कि हमारे सैनिकों को किसी भी सैन्य साजो सामान हो या उपकरण हो या हथियार हो, उसकी कहीं कोई कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय ऐसा होता था कि हमारे जो वीर सैनिक सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात रहते थे, -डिग्री तापमान में काम करते थे, उनको अच्छे बूट नहीं मिल पाते थे, अच्छी जैकेट नहीं मिल पाती थी, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती थी जो मिलनी चाहिए थी। आज किसी भी सुविधा का हमारे सैनिकों को उसके लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है। आसानी से सारी सुविधाएं आज हमारे सैनिकों को उपलब्ध हो रही हैं। मैं एक सैनिक पुत्र होने के नाते, जैसा आप सब लोगों ने यहाँ से भी अभी बताया, उसके नाते राष्ट्र सेवा के प्रति जो हमारे वीर जवान हैं, उनके परिवार हैं, उनकी परेशानियां हैं, उनके जीवन के संघर्ष हैं, उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। इसलिए हमारी सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी सैनिकों और उसकी वीरता पराक्रम, उनसे उसका परिचय हो, वो परिचित हों, और जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है, अपनी जवानी लगाई है, अपनी जिंदगानी लगाई है, उनसे भली भांति उनका स्मरण भी रहे, उनसे हमारी नई पीढ़ी परिचित भी हो। इस दिशा में हमारी नई पीढ़ी आगे बढ़े, उसके लिए हमने उत्तराखंड के अंदर, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है, सैन्य धाम, हमने भव्य सैन्य धाम के निर्माण का संकल्प लिया था। वह तेज़ी से अभी आगे बढ़ रहा है, काफ़ी तेज़ी से उस पर काम हो रहा है। अभी हाल ही में देश के हमारे रक्षा मंत्री जी ने चीड़बाग में, जो कैंट रोड पर है, वहाँ पर शौर्य स्थल का लोकार्पण कर वीर सैनिकों के हितों के प्रति हमारे केंद्र और राज्य सरकार की जो प्रतिबद्धता है उसका परिचय दिया है। भाइयों बहनों, जी न्यूज़ द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम शहीदों की वीरता को याद करने के साथ साथ हम सभी को अपने देश एवं प्रदेश के प्रति जो भी हमारे कर्तव्य हैं उनकी तरफ भी वो जागरूक करता है। अभी इस समय में हमारे यहाँ पर एक आपदा से हम लोग जूझ रहे हैं, और वो आपदा है हमारे जोशीमठ शहर, जो कि एक हमारे लिए पौराणिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, एक प्रमुख हमारा धार्मिक केंद्र है, भगवान बद्री विशाल जी का ये शीतकालीन निवास भी है, और सामरिक रूप से भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। वहाँ पर लगभग 270 परिवारों को अभी हम लोगों ने विभिन्न राहत शिविरों में शिफ्ट किया है, और ये 1 महीने पहले, ये मैं कहूँ कि कष्टकारी का समय जोशीमठ के लोगों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड वालों के लिए भी था, लेकिन भगवान बद्री विशाल की कृपा से, बाबा केदार की कृपा से, उसके बाद वहाँ पर स्थितियाँ अभी स्थिर हैं, और पुनर्वास की बात है, वहाँ पर राहत की बात है या मुआवजे की बात है, उस सब को लेकर जहाँ राज्य की सरकार काम कर रही है, वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी विशेष रूप से लगातार वहाँ के बारे में उनकी मॉनिटरिंग हो रही है, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। हमारे गृह मंत्री जी भी लगातार
उसकी मॉनिटरिंग में शामिल हैं। लगातार वह भी चिंता कर रहे हैं और हर संभव उन्होंने हमको अपनी सहायता का भी पूरा भरोसा दिया है। जी मीडिया के खास कार्यक्रम है नमन उनको में अपना संबोधन देते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। इस विवाद के सामने आने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनीज का मार्केट कैप गिरता रहा और इसके बाद नई मुश्किलों का दौर भी शुरू हो गया, क्योंकि एनएसई ने ग्रुप की 3 कंपनियों के शेयर्स को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर पर डाल दिया था। एनएसई ने अडानी ग्रुप की जिन कंपनीज को एएसएम फ्रेमवर्क पर डाला है उनमें अडानी एंटरप्राइज के अलावा अडानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट है। इससे पहले अडानी ग्रुप अपने फ्लैगशिप एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर को वापस लेने को मजबूर हुआ, जिसके बाद ग्रुप के चेयरमैन ने खुद सामने आकर सफाई दी थी। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. एफपीओ वापस लेने और एनएसई की तरफ से ग्रुप की 3 कंपनीज को निगरानी में डाले जाने तक ही बात अब सिमटी नहीं रही। यूएस मार्केट ने जो जानकारी दी उसके मुताबिक अब अडानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होने की कगार पर है। आने वाले मंगलवार यानी 7 फरवरी से अडानी एंटरप्राइजेस डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स से बाहर होगा। अब एक तरफ अडानी ग्रुप के शेयर्स पर विशेष निगरानी का फैसला हुआ तो दूसरी तरफ संसद में भी इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। एकजुट विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद के दोनों सदनों को स्थगित करने की नौबत आ गई। हालांकि हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद एक दिन पहले विपक्ष का जैसा तेवर दिखा था तभी से हंगामे का अंदेशा था और हुआ भी यही। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पहले लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन का ऐसा ही दौर राज्यसभा में भी दिखा, जिससे उच्च सदन की कार्यवाही को भी 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस ने अडानी ग्रुप के मसले पर सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। ये सरकार के संरक्षण में हुआ शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला भ्रष्टाचार है। हम इसमें जांच की मांग करते हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने निवेशकों के हित में इस मुद्दे की जेपीसी से जांच कराने की मांग की। They should at least concede the demand of the opposition party to constitute a JPC. कुछ ऐसी ही आवाज विपक्ष के दूसरे दलों की तरफ से भी उठी। अडानी ग्रुप पर छिड़े विवाद के बहाने विपक्ष को सदन में एकजुटता दिखाने का तो मौका मिला ही, साथ ही उन्हें सरकार पर हमले का भी बहाना मिल गया। और इसकी पहल कांग्रेस के ही अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। खड़गे ने विपक्ष के सांसदों के साथ एक बैठक कर सदन में इस मुद्दे को उछालने की रणनीति बनाई, जिसकी आहट बैठक से पहले ही मिल गई। डिस्कशन को आने के बाद ही आगे के क्या कदम वो लोग उठाएंगे या हमको क्या करना पड़ेगा उस वक्त ही मालूम होगा। विपक्ष ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अलावा निवेशकों के डूबते पैसे, अडानी ग्रुप में एलआईसी जैसी कंपनियों के निवेश और सरकारी बैंकों से उन्हें मिले कर्ज को भी मुद्दा बनाकर सरकार पर हल्ला बोला। इन कंपनियों को इतने बड़े पैमाने पे कर्ज किस आधार पर दिया गया? क्या अन्य कंपनियों को या कोई आप में से कोई व्यक्ति कर्ज लेने जाता है तो कितनी फॉर्मेलिटीज से गुजरना पड़ता है? कुछ फैसलों का असर ग्रुप के शेयर्स पर हुआ है और हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद से शेयर्स में गिरावट और लोअर सर्किट लगने का दौर शुरू हो गया। यहाँ एक सवाल उठता है कि एनएसई ने ग्रुप की 3 कंपनीज के शेयर्स को शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर पर क्यों डाला? दरअसल शॉर्ट टर्म एडिशनल सर्वेलेंस मेजर एक तरह की निगरानी होती है। जिन कंपनियों के नाम इसमें आते हैं उन पर मार्केट रेगुलेटर सेबी और बीएसई, एनएसई जैसे एक्सचेंज विशेष निगरानी रखते हैं, जिसका मकसद निवेशकों को किसी तरह के नुकसान से बचाना होता है। ऐसा एक्शन उन कंपनीज पर लिया जाता है जिनके शेयर्स में हेरफेर का अंदेशा दिखता हो या फिर उसमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होने लगी हो। निवेशकों के डूबते पैसों पर विपक्ष की चिंता कितनी वाजिब है, ये सदन में चर्चा से सामने आएगा। क्योंकि संसद में बजट पेश होने के बाद बहस की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से होती है, इसलिए सरकार उस परंपरा को तोड़ने के लिए तैयार नहीं। और सत्ता पक्ष अडानी मुद्दे पर चर्चा से भागने के विपक्ष के दावे को नकारता रहा। राष्ट्रपति जी का ये पहला भाषण था। हम धन्यवाद प्रस्ताव को, ये जो परंपरा है इसमें हम डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं आमतौर पे,
तो ये ऐसा इशू है भी नहीं, बीएसई तय कर देगी। एक तरफ अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और दूसरी तरफ पहले धन्यवाद प्रस्ताव की परंपरा का हवाला। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान अपनी बात रखने की चुनौती तो दी ही, साथ ही उन पर मुद्दाहीन होने का भी आरोप मढ़ दिया। हमारे सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। इस बीच अडानी ग्रुप को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया। संसद में जहां विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा और जेपीसी के गठन की मांग करता दिखा, वहीं वकील एमएल शर्मा इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। एमएल शर्मा ने यूएस बेस्ड फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जनहित याचिका दायर की, जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नेथन एंडरसन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जनहित याचिका में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की जांच कराने और अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करने वाले लोगों को मुआवजा देने की भी मांग की गई। विपक्ष के कुछ दल भी एलआईसी और अडानी ग्रुप के शेयरों में पैसा लगाने वालों के हितों को मुद्दा बनाकर इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार, एनडीए के घटक और कानून के कुछ जानकार इस मांग से सहमत नहीं। सेबी और आरबीआई इसको देख रहे हैं, वो सोच समझ के अपने रिपोर्ट देंगे और यदि उसमें लगता है कि कुछ गलतियां हैं फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। चूंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सरकार पर कोई सवाल नहीं, इसलिए जेठमलानी जैसे कानून के जानकार जेपीसी की जांच को भी गैर वाजिब बताते दिखे। जाहिर है इस मामले में सियासी खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी चलेगा, लेकिन अडानी ग्रुप की मुश्किलों का दौर कब तक चलेगा इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। विवादों में फंसे अडानी ग्रुप के शेयर डूबने लगे तो 10 दिन पहले दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे गौतम अडानी की संपत्ति रसातल की तरफ बढ़ती दिखी और महज 9 दिनों में गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में टॉप 15 से बाहर हो गए। यही नहीं, लॉर्ड जो जॉनसन ने अडानी एंटरप्राइजेस के एफपीओ से जुड़ी कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। लॉर्ड जो जॉनसन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई हैं, जिनका इस्तीफा अडानी के एफपीओ को वापस लेने के ऐलान के बाद हुआ। लॉर्ड जो जॉनसन को 8 महीने पहले ही इलारा कैपिटल पीएलसी के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसका रुख करते हैं। अडानी ग्रुप विवाद के बीच अब आरबीआई का बयान सामने आया है। बैंकिंग सेक्टर को लेकर आरबीआई की रिपोर्ट आई है और आरबीआई ने यह साफ किया है कि अभी के आकलन में बैंकिंग क्षेत्र स्थिर है, यानी भारत में बैंकिंग सेक्टर में स्टेबिलिटी की बात की है आरबीआई ने। पूंजी की पर्याप्तता है और लिक्विडिटी के पैमाने पर हम सही हैं। बैंक के बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क निर्देशों का कर रहे हैं हम पालन, ये कहना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। आतंकी हमलों से कराहते पाकिस्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन के नागरिकों को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पुलिस ने कहा कि देश में मौजूद चीन के नागरिक अपनी सुरक्षा खुद करें। पंजाब प्रांत के गृह मंत्रालय ने सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे चीन के नागरिकों को हिदायत दी कि वो अपनी सुरक्षा के लिए ए कैटेगरी की प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज को हायर कर लें, क्योंकि वो अब स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के जवानों को उनकी सुरक्षा में तैनात नहीं कर सकते। फिलहाल एसपीयू के 3,829 जवान और 2,552 अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी चीन के नागरिकों की सुरक्षा में तैनात हैं। ये जवान सीपेक में काम कर रहे 7,567 चीनियों, उनके 70 घरों और 24 कैंपों की सुरक्षा कर रहे हैं। लेकिन आतंकी वारदातों को देखते हुए पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की पुलिस ने इन्हें सरकारी सुरक्षा देने से मना कर दिया है। पुलिस का तर्क है वो विदेशी नागरिकों की सुरक्षा में तैनात जवानों को आतंक के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हाल ही में चीन के नए विदेश मंत्री किन कांग ने बिलावल भुट्टो को फोन कर पाकिस्तान में काम कर रहे चीन के नागरिकों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही थी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चीनियों पर हमलों की संख्या में इजाफा हुआ है। 26 अप्रैल 2022 को कराची में आत्मघाती बम धमाके में 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके में चीन के 10 नागरिकों की मौत हुई। 14 जुलाई 2021 को खैबर पख्तूनख्वा में ही बम धमाके में 26 चीनी नागरिक घायल हुए, जबकि 28 जुलाई 2021 में कराची में चीनी नागरिकों को ले जा रही एक गाड़ी पर गोलियां बरसाई गई। 11 मई 2019 को ग्वादर के 5 सितारा होटल पर चरमपंथियों का हमला हुआ, जिसमें चीनी लोग ठहरे हुए थे। 23 नवंबर 2018 में चीनी वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 11 अगस्त 2018 में बलूचिस्तान के दालबंदीन में हुए आत्मघाती हमले में 3 चीनी इंजीनियर्स घायल हुए।
फरवरी 2018 में कराची में 2 चीनी नागरिकों पर गोलियां चलाई गई। एक चीनी नागरिक के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मई 2017 में क्वेटा से अगवा करने के बाद एक चीनी दंपति की हत्या का मामला सामने आया था, जबकि जुलाई 2007 की बात करें तो तब पेशावर में 3 चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने कट्टर दुश्मन इमरान खान से हाथ मिलाने का ऐलान कर दिया। वो इमरान खान के साथ एक अहम मीटिंग करने को तैयार हो गए। लेकिन ये मीटिंग दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं होगी, बल्कि इमरान खान और शहबाज शरीफ देश की आर्थिक तंगहाली पर मंथन करने के लिए बैठक में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार आर्थिक और राजनीतिक संकट के समाधान तलाशने के लिए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के लिए शहबाज शरीफ ने पीटीआई प्रमुख और पूर्व पीएम इमरान खान को भी न्योता भेजा है। ये कॉन्फ्रेंस 7 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री अयाज सादिक ने पीटीआई के टॉप नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया है। लेकिन खबरों की माने तो इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सरकार की ओर से बुलाई गई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का फैसला किया है। इस बाबत पीटीआई के नेता ने पार्टी का स्टैंड मीडिया के सामने रखा और कहा कि इमरान इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लेंगे। इमरान खान के करीबी और पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी को राजद्रोह के मामले में अदालत से जमानत मिल गई, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। लेकिन रिहाई के बाद फवाद चौधरी के आंसू निकल पड़े। दरअसल फवाद चौधरी एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान एंकर ने उनसे पूछा कि क्या जेल में रहने के दौरान उन्हें बच्चों की याद आई, क्या बच्चे मिलने आए। एंकर का पूछना ही था कि फवाद चौधरी के आंसू छलक पड़े। बच्चे जब मिलने आए तो व्हाट हैपेंड? बच्चों का क्या रिएक्शन? क्या हुआ? That I can imagine, man. This is just it's unfortunate on this, क्योंकि मैं अमाद यूसुफ के केस को जानता हूँ कि अमाद यूसुफ के बच्चे ट्रॉमेटाइज्ड रहे थे। When you enter a house, जब आप घर के अंदर घुसते हैं और आप घर के अंदर घुस के ये बच्चे देखते हैं कि किस तरह लोग हथकड़ियाँ, पुलिस, ताले। I understand this कि बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इसका असर पड़ता है। एंड आई नो कि आपकी घर से बताया जाता था बच्चों को कि पापा शायद कहीं ऑफिशियल ट्रिप पे गए। जाहिर है, क्या बताएं। इस दौरान फवाद चौधरी ने चेतावनी भरे अंदाज में शहबाज सरकार को कहा कि ताकत के नशे में चूर होकर निजी दुश्मनी करना ठीक नहीं है, क्योंकि सत्ता और ताकत हमेशा किसी एक के पास नहीं रहती। अमेरिका की रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने पीएम मोदी की लोकप्रियता पर एक बार फिर से मुहर लगा दी है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक नए सर्वे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के 16 देशों के नेताओं को पछाड़कर सबसे लोकप्रिय नेता का दर्जा हासिल किया है। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 78% ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओबेडोर हैं, जबकि तीसरे स्थान पर 62% अप्रूवल रेटिंग के साथ स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में 40% अप्रूवल रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें नंबर पर आते हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% अप्रूवल रेटिंग के साथ 13वें पायदान पर हैं। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग के बाद पुलिस टीम ने बदमाशों को गिरफ्तार किया। हरदोई में अखिलेश यादव का काफिला हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए थे और इसी बीच काफिले की गाड़ियां आपस में टकरा गई। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में आग लगने का मामला सामने आया है। आग मजदूरों के लिए बनाए गए एक शेड में लगी थी, लेकिन ज्यादा नुकसान होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ। कार का टायर फटने के बाद कार अनियंत्रित होकर दूसरी ओर से आ रही एक कार से जा टकराई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के वोल्गोग्राद में गुरुवार को भव्य परेड का आयोजन किया गया, जिसमें रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हुई। ये परेड स्टालिनग्राद युद्ध की 80वीं सालगिरह के मौके पर आयोजित की गई।
वो जंग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूर्वी मोर्चे पर सोवियत संघ की सेना ने जर्मनी की नाजी सेना से जीती थी। उस जीत के 80 साल पूरे होने पर रूस के वोल्गोग्राद में परेड निकाली गई। वोल्गोग्राद वही शहर है जिसे 1961 तक स्टालिनग्राड के नाम से जाना जाता था। सलामी देने के बाद रूसी सेना के मार्चिंग दस्ते ऐतिहासिक वर्दी में पूरे लाव लश्कर के साथ दिखाई दिए। जीत के इस आयोजन में बड़ी संख्या में रूस के हर वर्ग के नागरिक शामिल हुए। स्टालिनग्राड की 80वीं सालगिरह पर हुई इस परेड में रूस के T-34 टैंक भी थे और साथ ही रूस की पैदल सेना की आधुनिक बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखाई दी। इसके बाद आसमान में रूसी विमान नजर आए, जिन्होंने वोल्गोग्राद की इस सड़क पर पर्चों की बारिश कर दी, जिन पर स्टालिनग्राड युद्ध से जुड़े प्रतीक छपे हुए थे। परेड के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्टालिनग्राड युद्ध में मारे गए सैनिकों को याद किया। पुतिन राजधानी मॉस्को में सैनिकों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस युद्ध में करीब 10 लाख जानें गई थी और जर्मनी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन शहीद स्मारक पर पहुंचे और जंग में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। रूस में हुए इस भव्य आयोजन के पीछे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक और मकसद था और वो ये कि यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच नागरिकों को एकजुट करें। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन ने वोल्गोग्राद में एक सभा को संबोधित किया, जिसमें पश्चिम के प्रोपेगेंडा का जिक्र था। Мы знаем, что несмотря на усилия официальные, продажные по своей сути пропаганды недружественных нам западных элит, у нас много друзей. पुतिन ने लेपर्ड टैंकों का भी जिक्र किया और साथ ही ये चेतावनी भी दी कि रूस यूक्रेन की सीमाओं पर टैंक नहीं भेजेगा, बल्कि उसके पास और भी साधन है। Одержать над Россией победу на поле боя, видимо, не понимает, что современная война с Россией будет для них совсем другой. रूस और यूक्रेन के युद्ध को वर्ल्ड वॉर 2 के स्टालिनग्राद युद्ध की तरह ही देखा जा रहा है। ये रूसी राष्ट्रपति का दिसंबर के बाद से पहला बड़ा संबोधन था। स्टालिनग्राद युद्ध के 80 साल पूरे होने पर रूस में भव्य आयोजन चल रहा था। पुतिन इस जंग में रूस की जीत का दावा और वादा कर रहे थे और दूसरी तरफ यूक्रेन में रूसी सेना मिसाइल हमले कर रही थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी। रूस यूक्रेन युद्ध के 345 दिन बीत चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के अलग अलग शहरों में तबाही का मंजर वैसा ही है। पूर्वी यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में रूसी सेना ने रिहायशी इलाके में मिसाइल स्ट्राइक की। हमले के बाद की तस्वीरों में वहां इमारतों का मलबा ही मलबा बिखरा दिखा। मिसाइल हमले में करीब 8 इमारतें ध्वस्त हो गई थी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक पहले लगा कि रूसी सेना ने रॉकेट से हमला किया है, लेकिन बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि ये इस्कंदर के टैक्टिकल मिसाइल से किया गया था। साथ ही रूस ने कई इलाकों में रॉकेट भी दागे। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। गुरुवार की सुबह रेस्क्यू टीम और स्थानीय लोग वहां तलाशी करते नजर आए। इमारतें तबाह हो गई थी और लोग मलबे से बची खुची चीजों को समेटने में लगे थे। यहाँ देश की 9वीं वंदे भारत ट्रेन मुंबई पहुंच गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले वंदे भारत ट्रेन मुंबई पहुंच गई है। मुंबई में बहुत जल्द 2 नई वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। पीएम मोदी 10 फरवरी को मुंबई सोलापुर और मुंबई शिरडी रूट पर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करेंगे। बर्फबारी के बावजूद श्रीनगर में रेल सेवाएं जारी हैं। श्रीनगर पुलवामा समेत कई रूट पर सैलानी सफर कर रहे हैं और बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बाल विवाह पर लगाम लगाने के लिए असम सरकार ने कमर कस ली है। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मथुरा में मामूली विवाद के बाद दबंगों ने एक कार सवार की जमकर पिटाई की। बेखौफ दबंगों ने युवक को गाड़ी से खींचकर बाहर निकाला और डंडों से पिटाई की। इस पूरी घटना को किसी ने अपने फोन पर रिकॉर्ड कर लिया, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। सुरक्षा बलों ने जैश से जुड़े 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आतंकी कुलगाम के ही रहने वाले हैं, जो दक्षिण कश्मीर में कई आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। इनमें 30 AK-47, 2 मोर्टार शेल, 446 गोलियां और UBGL गोले शामिल हैं। इन हथियारों के जरिए आतंकी घाटी में दहशत फैलाने की फिराक में थे।
देश की सबसे बड़ी डेयरी अमूल ने अपने सभी तरह के पैक्ड दूध के दाम बढ़ा दिए। अमूल ब्रांड के तहत डेयरी उत्पादों की बिक्री करने वाले गुजरात डेयरी कोऑपरेटिव ने कहा है कि नई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं, जिसके बाद बाजारों में अब अमूल के सभी तरह के पैक्ड दूध के दाम 3 रुपए लीटर तक बढ़ गए। अब अमूल गोल्ड की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर, अमूल ताजा की कीमत 54 रुपए प्रति लीटर, अमूल गाय के दूध की कीमत 56 रुपए प्रति लीटर और अमूल A2 भैंस के दूध की कीमत 70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। अमूल दूध के दाम बढ़ने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे का जिक्र कर चुटकी ली और आरोप लगाया कि 1 साल में अमूल का दूध 8 रुपए किलो तक महंगा हुआ। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा कि अगर आपके परिवार में हर दिन 2 लीटर दूध लगता है तो अब आपको हर दिन 6 रुपए ज्यादा देने होंगे, 1 महीने में 180 रुपए ज्यादा, 1 साल में 2160 रुपए ज्यादा। अमृत काल है या वसूली काल, ये सवाल आप भी पूछिए। हालांकि अमूल ने कहा है कि ऑपरेशन और प्रोडक्शन लागत में बढ़ोतरी और चारा करीब 20% महंगा होने की वजह से दूध के दाम बढ़ाए गए। अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर 1 साल में चौथी बार अपने ग्राहकों को ये झटका दिया है। अमूल ने अक्टूबर 2022 में भी दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। अगस्त 2022 में भी कंपनी ने दूध की कीमतें बढ़ाई थी। मार्च 2022 में भी अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा किया था। अमूल ने दूध की कीमतों में अप्रैल 2013 और मई 2014 के बीच 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। दक्षिण अमेरिकी देश चिली के जंगलों में लगी आग भयंकर तबाही मचा रही है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बढ़ते तापमान और तेज हवाओं की वजह से सेंट्रल चिली के नूबले में जंगलों में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरों में जंगल का बड़ा हिस्सा आग की लपटों में घिरा नजर आया। लपटें इतनी ऊंची थी कि उन्हें कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग बेकाबू हो गई और उसने आसपास के रिहायशी इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। Terrible porque estaba el incendio, se veía de lejos. चिली में फरवरी के महीने में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और चिली की सरकार के मुताबिक अगर मौसम ऐसा ही रहा तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। Estamos en un triángulo muy complejo, que es la ola de calor extremo, entre 37 y 42 grados. यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई शहरों में लोग उस वक्त हैरान रह गए जब उन्होंने आसमान में एक रहस्यमयी रोशनी देखी। रोशनी की ये लंबी लकीर शाम 7 बजे के करीब आसमान में दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में ऐसा लगा जैसे आसमान में किसी ने बल्ब की कतार लगा दी हो। ये रोशनी लगातार आगे बढ़ रही थी। मध्य प्रदेश के आगर, डिंडोरी, शाजापुर, सिवनी समेत कई जिलों में ये रोशनी दिखाई दी। मैंने देखा कि एक कोई धूमकेतु टाइप की कोई चमकदार वस्तु जो है आसमान में लगातार आगे बढ़ रही है और बड़ा आश्चर्यजनक था। ये रहस्यमयी रोशनी देख लोगों ने वीडियो भी बनाए जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि ये रोशनी किस चीज की है फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है। जानकार इस रहस्यमयी रोशनी को एलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट से जोड़कर भी देख रहे हैं।